हेलो स्टूडेंट। आज हमें 11वीं क्लास के पहले चैप्टर की शुरुआत करेंगे। पहला जो चैप्टर है वो है रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। अब रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं पाठ का नाम है। तो रसायन विज्ञान क्या है, किसे कहते हैं रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान क्या है कि विज्ञान की ही ब्रांच है जिसके अंतर्गत पदार्थों के जो मौलिक अवयव है, अणु और परमाणु। पदार्थ किससे बना होता है? अणु और परमाणुओं से बना है। यानी कि विज्ञान की वह शाखा या वह ब्रांच जिसके अंतर्गत पदार्थों के मौलिक अवयव, अणु और परमाणु के अध्ययन या उनका रूपांतरण का जो अध्ययन किया जाता है वो रसायन विज्ञान के अंतर्गत आता है। इसके अंदर यौगिकों के संश्लेषण, उनके रूपांतरण, उन सब का इसके अंदर अध्ययन किया जाता है। अब जो इनकी बहुत सारी हम जगह इसके अंदर पढ़ते हैं तो ज़्यादातर वैज्ञानिकों का जो नाम लेते हैं तो उसके अंदर दूसरे देश के वैज्ञानिकों का नाम लिखा जाता है कि इसकी खोज उसने की, इसकी इसने की है। लेकिन यहाँ पे रसायन विज्ञान के अंदर भारतीय वैज्ञानिकों का भी बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि अब परमाणु की बात करें तो परमाणु का जो सिद्धांत माना जाता है, परमाणु बात का सिद्धांत दिया या परमाणु मॉडल जो दिया वो बताते हैं कि परमाणु सिद्धांत किसने दिया? जॉन डाल्टन ने दिया। लेकिन जॉन डाल्टन से पहले तो वो महर्षि कणाद ने बता दिया परमाणुवाद। इसी तरह एक दिल्ली के अंदर जो कुतुब मीनार, लोहे का स्तंभ है लेकिन उसके ऊपर आज तक जंग नहीं, तो वो भी एक आधुनिक वैज्ञानिकों के लिए या उन वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती का कारण है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं किसी से कम नहीं, कि यहाँ भी बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं जिन्हों के रसायन विज्ञान में बहुत अधिक योगदान रहा उनका। उसके बाद बात करें इनकी ब्रांच की कि केमिस्ट्री की कौन कौन सी ब्रांच, कौन कौन सी शाखाएं पढ़ी हुई हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक मतलब अकार्बनिक, अकार्बनिक जिसके अंदर कार्बन के अलावा और बाकी जितने भी धातु आते हैं उन सब का अध्ययन आता है उसका। दूसरी होती है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक। यहाँ कौन होंगे? कार्बन ही होंगे, कि कार्बन और उसके जो यौगिक होंगे उन सब का अध्ययन किसमें किया जाएगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन में किया जाएगा। फिर एक फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल या भौतिक मेजरमेंट का अध्ययन जिसके अंदर किया जाता है, मापन वगैरह का भौतिकी के अंदर किया जाता है। फिजिक्स के अंदर जो पढ़ रहे हैं हम वो एक भौतिकी, वही पार्ट केमिस्ट्री के अंदर भी है। कुछ है कि यदि किसी का मापन करना, कुछ भी करना हो तो वो किसमें आता है? फिजिकल केमिस्ट्री में आता है। फिर आती है एक इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, औद्योगिक रसायन। औद्योगिक क्षेत्र के अंदर बढ़ावा देने के लिए तो उनकी फैक्ट्रियों के अंदर जो भी प्रोडक्शन का काम हो रहा है, कुछ भी काम हो रहा है, उस सबका जो अध्ययन किया जाता है वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर ही आता है, इसके द्वारा होता है। एक होती है एनवायरमेंटल, पर्यावरण रसायन। तो पर्यावरण रसायन, पर्यावरण का अध्ययन जिसके अंदर किया जाएगा वो पर्यावरण रसायन। एक होती है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, नाभिकीय रसायन। नाभिकीय संलयन, विखंडन की जो भी क्रियाएं होती है ना, तो एक छोटी बात है, उनका अध्ययन किया जाता है वो नाभिकीय रसायन। फिर होती है एक कृषि रसायन, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर भी केमिस्ट्री चलती है, तो कृषि के क्षेत्र के अंदर। एक हो जाएगी बायोकेमिस्ट्री, जीव रसायन। जीवों के अंदर जो भी रासायनिक प्रक्रियाएं होती है उनका अध्ययन बायोकेमिस्ट्री में किया जाता है, कि किस तरह से जड़ से पत्तियों तक पानी या जो खाद्य पदार्थ हैं, उनके भोजन है, वो किस तरह पहुंचता है, उन सब का, या उनके अंदर क्या प्रक्रियाएं हो रही, किस तरह भोजन बना रहे, क्या कर रहे हैं, तो वो बायोकेमिस्ट्री के अंदर है।
तो ये और भी बहुत सारी ब्रांच है। तो ये सारी की सारी केमिस्ट्री की ब्रांच। अब जो केमिस्ट्री है उनकी कहाँ उपयोगिता है, क्या महत्ता है, कहाँ पे ये काम आते हैं। उपयोगिता या महत्व, एक तो हो गए सबसे पहले तो कृषि के क्षेत्र कि जो रासायनिक उर्वरक है या उन्नत बीज जो है उनके निर्माण के अंदर, क्योंकि पहले क्या होता था कि जब तक उन्नत बीज नहीं आए थे, हाइब्रिड बीज नहीं आए थे या रासायनिक उर्वरक की कमी थी, तो उस समय पैदावार भी कम होती थी। लेकिन हरित क्रांति के बाद जैसे उन्नत बीज आए तो उनकी पैदावार बढ़नी शुरू हो गई, जिसके कारण पहले जो अपना देश दूसरे देशों से जो अन्न को आयात करता था अब वो निर्यात करने लगे। तो वो एक केमिस्ट्री की ही देन। फिर जो कीट हैं या पीड़क हैं जो भी ना, उनके कारण रोग लगने के कारण उनके कारण फसलें खराब हो जाती थी। तो रोगों के कारण फसलें खराब हो जाती, इसलिए पीड़कनाशी कीटनाशी उनका उपयोग बढ़ा, तो उससे फसलें खराब नहीं होती। तो वो सब रसायन की थी। ठीक है, चिकित्सा व स्वास्थ्य के क्षेत्र, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे एलोपैथिक हो, जितने भी दवाइयाँ होंगी सभी कौन है, रसायन की दे। टीके हों, दवाइयाँ हों, मेडिसिन हो, वो सब रसायन की ही दे। जीव विज्ञान के क्षेत्र में पता है बायोकेमिस्ट्री में किसका अध्ययन होता है, यानी कि वहाँ जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान के क्षेत्र के अंदर जीवों के अंदर जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उनके अंदर अब वो केमिस्ट्री के अंदर ही आती है। एक हो जाएंगे इनके औद्योगिक क्षेत्र के अंदर। बिना रसायन के उद्योगों की कल्पना करना भी संभव नहीं, क्योंकि फैक्ट्रियों के अंदर, औद्योगिक क्षेत्र के अंदर, चाहे वो कागज उद्योग हो, चाहे चमड़ा उद्योग हो, चाहे वो पेंट हो, कुछ भी हो, मतलब कोई भी जो उद्योग हो, तो उसमें रसायन के बिना असंभव। तो रसायन का मुख्य योगदान है इसमें। और अन्य क्षेत्र के अंदर बाकी जो क्षेत्र बचे जैसे मोटर कार है और जो कुछ सारे क्षेत्र हैं, यानी कि अपने डेली यूज की बात करें तो जैसे आवश्यकता की चीज़ें, जो बर्तन है वो भी प्लास्टिक के होंगे, स्टील के होंगे, जिसके भी होंगे, जो भी हम खाने से लेके कुछ भी काम में लेंगे जो चीज़ें, तो वो सब रसायन की है। जैसे कहीं सामान लेगा, पॉलीथीन है, बैग है, जो भी है सब क्यों है, रसायन की। तो रसायन के बिना एक तरह से मान लीजिए जीवन संभव ही नहीं। तो आवश्यक चीज़ें जो वो जरूरी है। तो ये सारे के सारे उपयोगिता या महत्व वैसा है। तो रसायन हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। रसायन के बिना हमें जीवन नहीं जी सकते। अब है टॉपिक द्रव्य या पदार्थ। द्रव्य या पदार्थ किसे कहेंगे कि कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती, कोई भी कुछ भी, एनीवे, कोई मान ले चौक है, ये भी क्या है, पदार्थ। बोर्ड है, ये भी क्या है, पदार्थ। कि कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसका द्रव्यमान होता है वो पदार्थ कहलाता है। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है जिसका द्रव्यमान होता है वो पदार्थ या द्रव्य कहलाता है। द्रव्य जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं।
प्योर एंड अनप्योर, शुद्ध और अशुद्ध। अशुद्ध इसके अंदर मतलब शुद्ध कौन से होंगे, जिसके अंदर मान लीजिए कोई तत्व है या तो सेम ही प्रकार के या एक से ज्यादा प्रकार के हैं, तो वो भी एक निश्चित अनुपात के अंदर ही मिले हुए, तो कौन होते हैं, शुद्ध धातु होते हैं। यदि उसके अंदर एक जैसे ही परमाणु हैं तब तो कहलाते हैं तत्व। यदि एक से अधिक प्रकार के परमाणु हैं लेकिन निश्चित अनुपात में हैं तो कौन कहलाते हैं, वो यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे फास्फोरस 4 परमाणु तो 4 विचारों एक जैसे, यौगिक जैसे H2 एक यौगिक, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है 2 धातुएं अलग अलग लेकिन निश्चित अनुपात में, कितने, 2:1 के अंदर, 2 परमाणु हाइड्रोजन के 1 परमाणु ऑक्सीजन का, तो वो शुद्ध हो। अशुद्ध कौन होते हैं, जिसके अंदर धातु एक निश्चित अनुपात के अंदर आपस में नहीं मिले होते, अणु या परमाणु निश्चित अनुपात में नहीं मिले होते हैं, तो वो अशुद्ध कहलाते हैं। अशुद्ध जो होती है उसे हम मिश्रण भी कह सकते हैं, वो कि मिश्रण होता है। अब मिश्रण 2 तरह का होता है, तो होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मतलब इसके अंदर 2 प्रकार के 3 प्रकार के जो भी परमाणु अणु थे वो आपस में मिलाए और आपस में घुल गए एक दूसरे के अंदर, तब तो है समांगी। और यदि आपस में नहीं घुल पाए तो कौन है फिर, वो विषमांगी। तो ये हो गया तत्व ना द्रव्य पदार्थ का वर्गीकरण। होती परिशुद्धता, एक होती है यथार्थता, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर या किसी के अंदर मापन के अंदर जो अनिश्चितता होती है, उस अनिश्चितता के लिए एक होता है परिशुद्ध मान और एक मान होते हैं यथार्थ मान। तो कैसे होते हैं, तो कि मान लीजिए एक प्रायोगिक मान है, प्रैक्टिकली के द्वारा जो मान है, मान लीजिए जो सही मान है, एक्चुअल मान किसी की का भी मान लिया कि उसका सही जो मान है वो कितना था, 2.00 मान। अब परिशुद्ध कौन सा होगा, यथार्थ कौन सा होगा। परिशुद्ध क्या होगा कि मान लीजिए हमने किसी भी प्रैक्टिकल किया, कोई भी रीडिंग आई, मापन किया हमने किसी का भी, तो रीडिंग आई कि मान लीजिए एक स्टूडेंट है और एक है बी। एक बिल्कुल एक्चुअल जो मान था वो कितना था, 2.00 था, कोई रीडिंग थी। ए स्टूडेंट ने प्रैक्टिकल किया, उसके मापन के अंदर मान आया 2 या 1.94। फिर दोबारा किया उसने तो मान आया 1.9। बी स्टूडेंट था, उसने मापन किया, एक बार मान आया 1.9, फिर मापन किया 2.0। ये अब इनमें से एक मान तो यथार्थ मान है, एक मान परिशुद्ध मान है, और एक स्टूडेंट ने प्रैक्टिकल किया, उसका एक मान आया 1.94, एक मान आया 1.9। अब परिशुद्ध और एक यथार्थ। परिशुद्ध क्या होते हैं कि वे मान जो आपस में एक दूसरे के नजदीक होते हैं, 1.94 1.96 आपस में एक दूसरे के नजदीक होते हैं, लेकिन जो सही मान है उससे दूर होते हैं। क्या है, 2.00 था और इसका कितना है 1.9496 है। ये दोनों आपस में पास पास है लेकिन इससे क्या है, दूर। तो ये मान कैसे हैं, परिशुद्ध मान। ठीक है, फिर आते यथार्थ, मतलब ये दोनों जो मान है वो आपस में भी नजदीक है और इसके भी पास है, कि आपस में एक दूसरे के पास पास हो और वास्तविक जो मान है उसके भी पास, तो वो कहलाता है यथार्थ मान। यथार्थ मान जो होते हैं वो परिशुद्ध भी होते हैं। कैसे, आपस में एक दूसरे के पास हो के कहलाते हैं परिशुद्ध कहलाते हैं।
यानी कि यथार्थ मान हमेशा परिशुद्ध होंगे, लेकिन परिशुद्ध मान यथार्थ नहीं होते। और ये दो जो मान है ना तो परिशुद्ध है ना यथार्थ, ना तो एक दूसरे के पास है और ना इसके पास। तो ये ना यथार्थ है ना परिशुद्ध। जब मापन करते हैं तो एक मान होता है परिशुद्ध मान, एक मान होता है यथार्थ। परिशुद्ध कौन सा? वे मान जो आपस में एक दूसरे के पास हो, परिशुद्ध कहना। वे मान जो एक दूसरे के पास होते हैं, साथ में वास्तविक मान के भी पास होते हैं, वो यथार्थ होते हैं। यथार्थ हमेशा परिशुद्ध होते हैं। तो आज के लिए इतना ही बहुत। कल के में क्लास में हमें सार्थक अंक क्या होते हैं वो समझाएंगे।